नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाक आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपकी सफलता में चार चांद लगाता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, तो हमारे इस प्रयास के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक प्रेम दें, स्नेह दें। आप खुद आगे बढ़ें, दूसरों को आगे बढ़ाएं और हमें भी आगे बढ़ाएं। इसलिए आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथियों, हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन होगा आपके, उस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। राजस्थान की 1857 की क्रांति की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना एक बार। टॉपिक का नाम है राजस्थान की 1857 की क्रांति। साथियों, सबसे पहले बात की जाए तो क्रांति का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्रांति की अगर बात की जाए तो क्रांति का शाब्दिक अर्थ जो आता है वो क्या है, तो क्रांति का शाब्दिक अर्थ है बदलाव या फिर परिवर्तन। बदलाव या परिवर्तन को ही क्रांति कहा जाता है। अभी आज जैसे कुछ लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि क्रांति किसे कहते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में 1857 की क्रांति आती है हमारी, और फिर दिमाग में ये आता है, ठीक है, कि अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए की गई थी, ठीक है, उन्हें मारने के लिए की गई थी। क्रांति जरूरी नहीं है कि हिंसात्मक हो, क्रांति अहिंसात्मक भी हो सकती है। मतलब क्रांति हिंसात्मक भी हो सकती है और अहिंसात्मक भी हो सकती है। जैसे इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति एक अहिंसात्मक क्रांति थी। क्रांति बदलाव या परिवर्तन के लिए की गई मांग के लिए होती है, उसे क्रांति कहा जाता है। ठीक है, नवाचारों के लिए होती है, उसे क्रांति कहा जाता है। तो क्रांति की मुख्य विशेषता यही होती है, ठीक है, कि बदलाव या परिवर्तन या फिर नवाचार के लिए की जाती है, और ये किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। जैसे आपने कई बार सुना होगा औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति की अगर बात की जाए तो उद्योगों में नवाचार या परिवर्तन या बदलाव की जो मांग थी उसे ही औद्योगिक क्रांति नाम दिया गया। लगभग 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो क्रांति जो है वो बदलाव, परिवर्तन या फिर नवाचार के लिए होती है, उसे ही क्रांति कहा जाता है। अब राजस्थान में बदलाव या परिवर्तन की मांग क्यों उठी? तो राजस्थान में बदलाव या परिवर्तन की मांग उठने का कारण क्या था? तो सबसे पहला कारण था कि भारत की या राजस्थान की जो जनता थी, जनता जो है, राजस्थान की जनता का अंग्रेजों के प्रति असंतुष्ट होना। मतलब जनता अंग्रेजों के प्रति असंतुष्ट थी। किन कारणों से असंतुष्ट थी? तो देखो, सबसे पहले एक कारण आता है, कारण है आपके सामाजिक कारण। सामाजिक कारण से असंतुष्ट थी। जैसे अंग्रेजों के द्वारा सती प्रथा पे लोग रोक लगा दी गई, इसी प्रकार कन्या वध पे रोक लगा दी गई, इसी प्रकार डाकन प्रथा पे रोक लगा दी गई। इन सभी कारणों से, जो कि सामाजिक कारण थे, इन सभी कारणों से जनता का अंग्रेजों के प्रति विरोध बढ़ गया था, और यह 1857 की क्रांति का एक कारण भी रहा। हालांकि अब वर्तमान दृष्टि से हम देखें तो अंग्रेजों के द्वारा ये जो रोक लगाई गई है बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन 1857 की क्रांति से पहले अगर बात की जाए तो ये जितने भी विषय हैं, चाहे वो सती प्रथा हो, कन्यावध हो, दाकन प्रथा जैसे विषय हो, ये हमारी संस्कृति और परंपरा का एक हिस्सा थी। जब हमारी संस्कृति और परंपरा में अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप किया गया,
तो अंग्रेजों के प्रति राजस्थान व भारत के लोगों में विरोध उत्पन्न हो गया और इसी विरोध ने नवाचार की मांग की कि आप हमारे इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप ना करें, आप हमारी संस्कृति या परंपरा से लेकर इनसे रिलेटेड कोई कानून का निर्माण ना करें। यही 1857 की क्रांति का एक कारण रहा। इसी प्रकार एक कारण रहा जैसे धार्मिक कारण। बोले धार्मिक कारण कैसे क्या रहा? तो धार्मिक कारण की अगर बात की जाए तो 1813 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग या फिर चार्टर एक्ट आता है, रेगुलेटिंग या फिर चार्टर एक्ट आता है और इस एक्ट के तहत यह प्रावधान किया जाता है कि अब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सकता है भारत में। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। ये अंग्रेजों को एक स्वतंत्रता दे दी गई इस एक्ट के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक स्वतंत्रता दे दी गई इस एक्ट के द्वारा कि अब ईसाई मिशनरी या ईसाई धर्म के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वह भारत या राजस्थान में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। जैसे अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है, कहा जाता है कि 1857 की क्रांति से पहले अजमेर व मेरवाड़ा क्षेत्र जो है, इन क्षेत्रों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। इसके कारण अंग्रेजों के प्रति जनता में विरोध उत्पन्न हो गया और यह 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण माना गया। तो कहीं ना कहीं धार्मिक कारण भी जिम्मेदार थे। इसी के कारण राजस्थान या भारत में 1857 की क्रांति हुई। इसी प्रकार अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार चालू हो गया, या फिर हम बोल रहे पाश्चात्य शिक्षा का। अंग्रेजी शिक्षा या फिर पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार चालू हो गया। यह भी 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण रहा। अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा की अगर बात की जाए तो इसी 1813 के रेगुलेटिंग या चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान किया गया, पहली बार। अब ये क्वेश्चंस बनता कई बार जब आप संविधान पढ़ोगे या फिर संवैधानिक विकास पढ़ोगे तो उसमें ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कि पहली बार शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान किस एक्ट में किया गया। तो आपको बताना 1813 के रेगुलेटिंग या चार्टर एक्ट में किया गया। और इसके साथ साथ मैकाले को इसका शिक्षा विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। मैकाले को शिक्षा विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया तो हुआ ये कि राजस्थान और इसके साथ साथ भारत में अंग्रेजी शिक्षा का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार होने लगा। इससे भी राजस्थान व भारत की जनता में विरोध उत्पन्न हो गया अंग्रेजों के प्रति और यह भी 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। तो कुल मिला के जनता अंग्रेजों के प्रति असंतुष्ट थी, चाहे वो सामाजिक कारण हो, चाहे वो धार्मिक कारण हो, चाहे वह शिक्षा से संबंधित कारण हो। इन्हीं सभी कारणों से राजस्थान या भारत में 1857 की क्रांति हुई। तो पहला कारण तो हो गया जनता का अंग्रेजों के प्रति असंतुष्ट होना या विरोध उत्पन्न होना। इसी प्रकार सेकंड कारण आता है सहायक संधियां। सहायक संधियां साथियों, सहायक संधियां करने से पूर्व, और मैं आपको यहीं पे डिटेल में करवा देता हूं, ठीक है। तो सहायक संधियां करने से पूर्व हमें राजस्थान की थोड़ी सी स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो 1707 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित होती है 1707 में, और इस समय औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? औरंगजेब की मृत्यु।
अर्थात कहा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के साथ मुगल पतन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो मुगलों का पतन शुरू हो गया, मुगलों का पतन शुरू हो गया। अर्थात इस समय तक 1707 के बाद कोई ऐसा मुगल शासक नहीं आया जो कि भारत में धाक जमा सके। मुगलों की सर्वोच्चता समाप्त होने के बाद पूरे भारत में 3 ही सर्वोच्च सत्ता बची। सबसे महत्वपूर्ण सत्ता जो थी वो थी मराठों की। इसके बाद एक सत्ता आती है अब्दाली की, अहमद शाह अब्दाली सत्ता। और एक सत्ता है उसका नाम है अंग्रेजों की सत्ता। तो कुल मिला के 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन शुरू हो जाता है, मतलब मुगल सर्वोच्चता समाप्त हो जाती है और 3 नई सर्वोच्चता का जन्म होता है। एक है मराठा, एक है अब्दाली सत्ता और एक है अंग्रेजों की सत्ता। मराठों की अगर बात की जाए तो मराठों ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई। मराठों ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति को अपनाया। इसके तहत इन्होंने गुजरात व मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों पर अधिकार किए और इसके अलावा वहां लूटपाट मचाई। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन क्षेत्रों से चौथ नामक कर लिया जाने लगा। चौथ या फिर स्वदेशी मुखी कर। चौथ कर क्या है? तो चौथ कर मतलब जो भी आय है उस आय का चौथा हिस्सा, मतलब लगभग 25%, मतलब राजा की जो आय है उस आय का 25% हिस्सा मराठों को देना पड़ता था। अगर कोई नहीं दे रहा है तो मराठे वहां लूटपाट करते थे, उन क्षेत्रों पे आक्रमण करते थे और आक्रमण के स्वरूप लूटपाट करके या राजा को धमका के वहां से पैसा वसूला जाता था, धन वसूला जाता था। तो मराठों ने, ठीक है, उत्तर भारत में इस नीति को अपनाया। नीति कौन सी है? तो उत्तर भारत में विस्तार की नीति। यह नीति अपनाई गई औरंगजेब की मृत्यु के बाद। इससे गुजरात और एमपी में तो लागू कर दिया गया था और साथ में अब राजस्थान में भी लागू करना था। इसी कारण राजस्थान के जो राजा थे इनकी चिंताएं बढ़ने लगी कि जो हालात आज गुजरात और मध्य प्रदेश के हैं मराठों के कारण, आने वाले समय में यह हालात हमारे भी होंगे। और मराठों को एक मौका मिल गया, मराठों को मौका मिल गया राजस्थान में प्रवेश करने का। उसका मुख्य कारण क्या रहा? तो उसका मुख्य कारण रहा राजस्थान में उत्तराधिकारी संघर्ष। उत्तराधिकारी संघर्ष मतलब आंतरिक कलह। आपस में जब लड़ रहे हो ना भाई, तो दूसरों को मौका मिल जाता है। वही स्थिति मराठों की रही कि आपस में लड़ रहे थे और मराठों को यह मौका मिल लिया और मराठों ने यह मौका जाने नहीं दिया। मराठों ने इस मौके को लपक लिया। इसी कारण से मराठों से परेशान होकर राजस्थान के राजाओं को सहायक संधियां करनी पड़ी। एक बात समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो उत्तराधिकारी संघर्ष या आंतरिक कलह जो है ये इसका मुख्य कारण रहा। अब उस समय की स्थिति को एक बार थोड़ा सा देखते हैं कि क्या स्थिति थी। देखो 1707 में किसकी मृत्यु होती है? औरंगजेब की। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, और मृत्यु के बाद सबसे पहले तो औरंगजेब के जो तो 2 पुत्र थे, इन 2 पुत्र में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चालू हो गया। ठीक है, एक युद्ध होता है, युद्ध का नाम है जाजऊ का युद्ध। जाजऊ का युद्ध लगभग 1707 और 8 में यह युद्ध होता है। युद्ध का नाम क्या है?
तो जाजौ का युद्ध, एक बार थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूं मैं। सत्रह सौ सात व 8 में जाजौ का युद्ध औरंगजेब के दो पुत्र के बीच में होता है। एक का नाम होता है मुअज्जम और एक का नाम होता है आपके आजम। जब औरंगजेब के दोनों पुत्रों के बीच में जाजौ का युद्ध होता है, मुअज्जम व आजम के बीच में, तो कहते हैं आजम का साथ जो है वो राजस्थान का एक शासक था जिसका नाम था सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के द्वारा दिया जाता है, जबकि मुअज्जम का साथ जो है वो विजय सिंह के द्वारा दिया जाता है। और ये विजय सिंह और कोई नहीं, सवाई जयसिंह का भाई था। कहते हैं विजय सिंह मुअज्जम का साथ दे रहा था, सवाई जयसिंह आजम का साथ दे रहा था जाजौ के युद्ध में, जो कि एक उत्तराधिकारी संघर्ष था। ये राजस्थान से रिलेटिव तो नहीं है, किंतु राजस्थान के राजाओं ने साथ दिया, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस युद्ध में लगभग 1700 ईस्वी में सवाई जयसिंह शासक बन जाते हैं और इधर विजय सिंह भी शासक बनने की कल्पना कर रहा होता है। ये भी प्रयास कर रहा होता है कि मुझे भी शासक बनना है, और इसको ये मौका मिल गया जाजौ के युद्ध के तहत। इसके दिमाग में आया कि यार ये मुअज्जम अगर जीत गया तो मुअज्जम मेरा साथ देगा और मैं जयपुर का क्या बन जाऊंगा, शासक बन जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। जाजौ के युद्ध में कहते हैं सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया, आजम मारा गया। आजम मारा गया और इधर मुअज्जम जीत गया। मुअज्जम जीत गया और यही मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बनता है। इसने अपना नाम चेंज कर लिया मुअज्जम ने कि अब मेरा नाम जो है वो बहादुर शाह फर्स्ट है। तो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से ये शासक बनता है, गद्दी को पाता है। और सबसे पहले जैसे ही जीतता है, जीतने के बाद सवाई जयसिंह को गद्दी से हटाकर विजय सिंह को जयपुर का शासक नियुक्त कर देता है। और उसी समय बहादुर शाह के द्वारा ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि आमेर का नाम परिवर्तित करके मोमिनाबाद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? मोमिनाबाद। तो एक उत्तराधिकारी संघर्ष तो यहां चालू हो गया इनके बीच में। किन किन के बीच में? तो सवाई जयसिंह और विजय सिंह के बीच में। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जाजौ का युद्ध होता है, ठीक है। और जाजौ के युद्ध में मुअज्जम और आजम का साथ सवाई जयसिंह देता है, जबकि मुअज्जम का साथ विजय सिंह के द्वारा दिया जाता है। और कहते हैं इस युद्ध में आजम मारा जाता है, मुअज्जम जीत जाता है। और मुअज्जम जीत जाता है तो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बनता है। और सबसे पहले ये सवाई जयसिंह को गद्दी से हटाकर विजय सिंह को गद्दी पे बैठाता है और आमेर का नाम चेंज करके मोमिनाबाद कर देता है। अब स्थिति को थोड़ा सा गंभीरता से देखना। राजस्थान की जो स्थिति थी उस समय क्या थी? लगभग ये हमारा राजस्थान का मैप देखो, यहां पड़ता है आपके जयपुर, और जयपुर का शासक विजय सिंह। विजय सिंह जयपुर का शासक बन गया, लेकिन सवाई जयसिंह भी ये चाहता था कि मैं भी शासक बनूं। इन दोनों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध चालू हो गया। इधर मेवाड़ का जो शासक था, और मेवाड़ के शासक का नाम था आपके अमर सिंह। मेवाड़ के शासक का नाम था अमर सिंह। इधर मारवाड़ का एक शासक था, और मारवाड़ के एक शासक का नाम था, ठीक है, अजीत सिंह। हालांकि उस समय तक मारवाड़ अजीत सिंह के अधिकार में नहीं था। मारवाड़ पे पहले औरंगजेब का अधिकार रहा, और औरंगजेब के बाद मारवाड़ पे
मुअज्जम का अधिकार रहा। कहते हैं मारवाड़ से अजीत सिंह, अभी तक ये मारवाड़ का शासक नहीं बना था अजीत सिंह, किंतु मारवाड़ का अजीत सिंह, जयपुर का सवाई जयसिंह और इधर अमर सिंह, ये तीनों ही मिलकर एक समझौता करते हैं और उस समझौते का नाम था देबारी समझौता। समझौते का नाम क्या था? देबारी समझौता, जो कि 1708 में हुआ। 1708 में देबारी समझौता होता है और इस समझौते के तहत ये तीनों लोग एक समझौता करते हैं। समझौता क्या होता है? तो ये कहते हैं कि भाई मेवाड़ की अमर सिंह की सेना, जयपुर से सवाई जयसिंह की सेना कुछ लोग और अजीत सिंह की सेना, ये तीनों मिलकर सबसे पहले तो सवाई जयसिंह को जयपुर दिलाएंगे और इधर अजीत सिंह को मारवाड़ दिलाएंगे। मतलब कुल मिला के किसके लिए प्रति युद्ध लड़ेंगे? बोला मुअज्जम के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। और कहते हैं कि तीनों मिलकर मुअज्जम के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। युद्ध में विजय सिंह को हरा दिया जाता है, विजय सिंह को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद कहते हैं इसे दुर्ग में कैद कर दिया जाता है, जयगढ़ दुर्ग में। और उसी जयगढ़ दुर्ग में इनके नाम से एक लघु दुर्ग है जिसे विजयगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं पे कहते हैं विजय सिंह की मृत्यु भी हो गई। कहते हैं सवाई जयसिंह जो है वो जयपुर के शासक बन जाता है पुनः, और इधर मारवाड़ का शासक जो है कौन बन जाता है? अजीत सिंह बन जाता है। लेकिन इस शर्त के अलावा अमर सिंह ने बोला ठीक है, मैं मेरी सेना लेके तुम्हें शासक बना दूंगा, तुम्हें इन क्षेत्रों को दिलवा दूंगा, मुझे क्या फायदा? बोला मुझे भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो भाई सवाई जय सिंह ने बोला कि आप बताओ। बोले देखो बात ऐसी है कि मेरी एक पुत्री है और मेरी जो पुत्री है उस पुत्री का नाम है चंद्रकुवरी। कुछ किताबों में चंद्र कुमारी आती है, तो एक ही बात है, चंद्रकुवरी। ठीक है, तो मेरी एक पुत्री है, पुत्री का नाम क्या है? चंद्रकुवरी। बोला वो भी जवान है और तुम भी जवान लग रहे हो। तो बोला मैं मेरी पुत्री का विवाह जो है तुम्हारे से करवा देता हूं, सवाई जयसिंह से करवा देता हूं। बोले ये तो कोई दिक्कत नहीं, सवाई जयसिंह तैयार है, हम तो विवाह करने के लिए, क्या दिक्कत है? बोले समझौते में तुम मुझे शासक बना दोगे, मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह कर लूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोला दिक्कत ये नहीं है, बोला इसके पीछे एक शर्त है। बोला शर्त ये है कि सवाई जयसिंह और चंद्रकुवरी से जो संतान उत्पन्न होगी विवाह के बाद, वही संतान जो है अगला उत्तराधिकारी होगा। वही संतान अगला क्या होगा? उत्तराधिकारी होगा जयपुर का। अब सवाई जयसिंह के दिमाग में आया कि यार कैसे न कैसे पहले राज्य तो आया हाथ में, राजा तो बने। तो उसने हाँ कर दी। बोला ठीक है। कहते हैं यही बाद में राजस्थान में उत्तराधिकारी संघर्ष का महत्वपूर्ण कारण रहा। बोला कैसे रहा? तो ऐसे रहा कि सवाई जयसिंह, इसके दो पुत्र होते हैं। एक पुत्र का नाम होता है, बड़ा पुत्र इसका नाम होता है ईश्वरी सिंह, और एक पुत्र होता है, पुत्र का नाम है माधव सिंह। बोला ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध हुए और इसी युद्ध ने मराठों को राजस्थान में आने का प्रवेश द्वार खोल दिया। हालांकि कहा यह जाता है कि मराठे बूंदी विवाद के कारण राजस्थान में आए, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो एक संघर्ष तो चालू हो गया ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच में। इसी प्रकार अच्छा मेन कारण जो रहा ना मराठों के भारत राजस्थान में आगमन का, सबसे मुख्य कारण ये रहा सवाई जयसिंह। आप देखना अधिकतर जो भी ऐसे डिसीजन लिए गए हैं, निर्णय लिए गए हैं, वो सवाई जयसिंह के द्वारा लिए गए हैं। होता है ऐसा है कि 1715 में लगभग 1715 में एक युद्ध होता है। युद्ध का नाम है पिलसुत का युद्ध। कौन सा युद्ध?
पिलसुत का युद्ध। 1715 में पिलसुत का युद्ध होता है। इस पिलसुत के युद्ध में सवाई जयसिंह और इधर मुगल फर्रुखसियर, इन दोनों की सेना के द्वारा मराठों की सेना को पराजित कर दिया जाता है। तो सवाई जयसिंह को ऐसा लगता है कि यार मराठे तो ऐसे ही हैं, इसलिए ये अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली समझने लग गया। और ज्यादा शक्तिशाली समझने के कारण क्या हुआ, ज्यादा शक्तिशाली समझने के कारण इसके द्वारा जितने भी निर्णय लिए गए वो इसी के विरुद्ध हो गए, इसी के खिलाफ हो गए। तो कारण कैसे, जैसे पहला कारण तो रहा देवारी समझौता। और देवारी समझौता कब हुआ, तो 1708 में हुआ। क्या था देवारी समझौता, तो मारवाड़ के अजीत सिंह, अमर सिंह मेवाड़ के और जयपुर के सवाई जयसिंह, इन तीनों के बीच में हुआ। बोला तीनों की संयुक्त सेनाएं, ठीक है, मुअज्जम के विरुद्ध युद्ध करेगी। जयपुर तो सवाई जयसिंह को दिलाएगी, जबकि मारवाड़ अजीत सिंह को दिलाएगी। बोला ठीक है। बोला मेरा क्या लाभ रहेगा, बोला मेरा ये लाभ रहेगा अमर सिंह का, ठीक है, कि चंद्र कुंवरी इसकी पुत्री थी। बोला इसका विवाह सवाई जयसिंह से किया जाएगा और वहां एक शर्त रख दी कि इनसे जो संतान उत्पन्न होगी वही उत्तराधिकार बनेगी, जयपुर का वही उत्तराधिकारी होगी। इसने हाँ कर दी। बाद में इसके दो संतान उत्पन्न हो गई, एक संतान थी ईश्वरी सिंह और एक थी माधो सिंह। अब इसने क्या करा, ठीक है, जो चंद्र कुंवरी से संतान उत्पन्न हुई उसका नाम था माधो सिंह। इसने अपने बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह को शासक बना दिया, ना कि माधो सिंह को। ये कला का कारण बन गया, आंतरिक कला होने लग गई। इधर अगर बात की जाए, ठीक है, सवाई जयसिंह ने पिलसुत के युद्ध में एक बार मराठों को पराजित भी कर दिया। तो सवाई जयसिंह के दिमाग में आने लग गया कि मैं सर्वसत्ता हूं। फिर अलग अलग निर्णय लिए गए इनके द्वारा। जैसे इन्हीं के समय एक स्थिति यह भी आती है, एक स्थिति यह आती है कि यहां पड़ता है बूंदी, और बूंदी का उस समय शासक होता है बुद्ध सिंह, और ये आपके जयपुर, और जयपुर का शासक जो होता है वो सवाई जयसिंह। एक स्थिति यह बनती है कि सवाई जयसिंह अपनी बहन अमर कुंवरी का विवाह, इनकी बहन का नाम था अमर कुंवरी, अमर कुंवरी का विवाह बुद्ध सिंह से करवा देता है। किससे करवा देता है, बुद्ध सिंह से करवा देता है। अब होता ऐसा है कि अमर कुंवरी का विवाह बुद्ध सिंह से करवा दिया गया। अब कहते हैं कि अमर कुंवरी के एक संतान उत्पन्न होती है और उसका नाम है भवानी। इसके एक पुत्र पैदा होता है, पुत्र का नाम था भवानी। बुद्ध सिंह अमर कुंवरी से नाराज हो जाता है। बुद्ध सिंह ये मानने को इनकार कर देता है कि ये जो भवानी नामक पुत्र है ये मेरा है ही नहीं। सवाई जयसिंह इसमें हस्तक्षेप करता है बीच में, और ये अपने जवाई पावना से बात करता है कि भाई ऐसा क्या बोल रहे हो आप, ये मामला क्या बता रहे हो तुम। तो बुद्ध सिंह बोलता है कि मैं स्त्री गमन को ही नहीं गया, मैं अमर कुंवरी के पास गया ही नहीं। जब मैं गया ही नहीं तो संतान कैसे हो गई। कुल मिला के एक तरीके से बुद्ध सिंह ने अमर कुंवरी को बदचलन करार दे दिया। सवाई जयसिंह नाराज हो गया। कहते हैं बाद में इसी सवाई जयसिंह के द्वारा इसका जो पुत्र था भवानी, इसको मार दिया गया, ये मर गया। इसी बीच टोक के पास एक स्थान पड़ता है, इसका नाम है करवड़। टोक के पास एक स्थान है, स्थान का नाम क्या है, करवड़। करवड़ का एक जागीरदार था और इस जागीरदार का नाम था दलेल सिंह। सवाई जयसिंह ये कहता है कि भाई देखो भवानी तो निकल गया, अब तुम्हारा कोई उत्तराधिकारी बचा नहीं है। तो सवाई जयसिंह बुद्ध सिंह को एक सलाह देता है कि एक काम करो, तुम करवड़ का जो ये जागीरदार है दलेल सिंह, बोले तुम इसको क्या ले लो, गोद ले लो, और गोद लेने के बाद इसे उत्तराधिकारी घोषित कर देना। बोला उससे पहले मैं एक काम ये कर लेता हूं, ठीक है, कि मैं अपनी पुत्री का विवाह, सवाई जयसिंह अपनी पुत्री का विवाह, ठीक है, पुत्री थी कृष्ण सिंह,
या कृष्ण कुमारी, मैं अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा देता हूं? दलेल सिंह से करवा देता हूं, तो मेरी पुत्री का भविष्य भी सुधर जाएगा। कहते हैं कि सवाई जय सिंह ने अपनी पुत्री कृष्ण कुमारी का विवाह दलेल सिंह से करवा दिया, और दलेल सिंह से विवाह करवाने के बाद कहते हैं कि बुद्ध सिंह ने इस दलेल सिंह को गोद ले लिया। किंतु उसी बीच जब इसने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया बुद्ध सिंह ने दलेल सिंह को, इसी बीच एक घटना घटित होती है। बोला क्या? बोला बहुत तगड़ी घटना होती है कि बुद्ध सिंह और अमर कुंवरी इन दोनों के एक पुत्र पैदा हो जाता है, और उस पुत्र का नाम होता है उमेद सिंह। पुत्र का नाम क्या होता है? उमेद सिंह। अब बुद्ध सिंह का खुद का खून था, अमर कुंवरी का खुद का खून था, क्योंकि अमर कुंवरी पहले से सवाई जय सिंह से नाराज चल रही थी, क्योंकि इसके पुत्र भवानी को ठीक है मौत के घाट उतार दिया गया था। तो पहले से मामला कुछ गड़बड़ चल रहा था, और इसी बीच में उमेद सिंह का जन्म हो गया। अब अमर कुंवरी और बुद्ध सिंह अपने वादे से पलट गए। बोला अब तो हम हमारे खून उमेद सिंह को ही बूंदी का क्या बनाएंगे? राजा बनाएंगे। उमेद सिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। इसी बीच सवाई जय सिंह को जब ये पता पड़ता कि यार मेरी बेटी का तो मामला गड़बड़ होने वाला है, बोला गलत शादी करवा दी मैंने, बोले ये तो दलेल सिंह को तो अब उत्तराधिकारी देंगे ही नहीं, ये शासक बनेगा ही नहीं। कहते हैं सवाई जय सिंह अपनी पुत्री के कारण ठीक है बुद्ध सिंह अपने बहनोई से युद्ध लड़ता है। ठीक है, बुद्ध सिंह को गद्दी से हटाकर ये दलेल सिंह को बूंदी का क्या बना देते हैं? शासक बना देते हैं। कहते ये अमर कुंवरी यहां से भक्कर जाती है, और भक्कर जाती है किसके पास? मराठा होलकर के पास। मराठा सरदार होलकर के पास जाती है कौन? अमर कुंवरी। अब अमर कुंवरी मराठा सरदार होलकर के पास जाती, बोले यार बात ऐसी है कि मराठा सरदार खड़ा था, बोले तुम पहले कुछ मत बोलो। अमर कुंवरी बोले पहले मेरे को बोलने दो। बोले बोल। अमर कुंवरी कहते हैं कि एक साड़ी का पल्लू फाड़ा उसने थोड़ा सा, और उसके बाद मराठा होलकर के राखी बांध दी उसकी। बोला आज से मैं आपकी राखी बहन हूं। अब होलकर साहब कहते हैं कि भाई देखो बात ऐसी है कि तुम मेरी बहन हो, चलो समझ में आया। बोला काम क्या? बोला मैं अब राखी बहन हूं तो तुम्हें अब मेरी क्या करनी पड़ेगी? रक्षा करनी पड़ेगी। बोला रक्षा तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं फ्री फोकट में कोई काम नहीं करता हूं। बोला उसके बदले मुझे कुछ मिलेगा, कोई धन मिलेगा तो ही मैं कार्य करूंगा। कहते हैं होलकर ने अमर कुंवरी को हाँ कर देते हैं। होलकर ने अमर कुंवरी को हाँ कर दिया कुछ धन के लिए, और उसी समय 1729 में पहली बार मराठा कहाँ आते हैं? राजस्थान में आते हैं। इसी बूंदी विवाद के कारण राजस्थान में मराठों का आगमन हुआ। तो पहली बार राजस्थान में आते हैं मराठा। ठीक है, और मराठा आकर राजस्थान की स्थिति के बारे में देखते हैं। तो राजस्थान की स्थिति के बारे में मराठा क्या देखते हैं? मराठा देखते हैं कि मेवाड़ में ठीक है बोले राज सिंह की मृत्यु हो गई, और राज सिंह की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु समय मेवाड़ का शासक राज सिंह होता है। बोले राज सिंह की मृत्यु के बाद राज सिंह के दो पुत्र, बोले एक तो हरि सिंह और एक रतन सिंह, बोले ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? तो बोला उत्तराधिकारी संघर्ष। बोला कौन शासक बनेगा? इधर मारवाड़ की अगर बात की जाए तो मारवाड़ क्षेत्र में ठीक है अजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। बोला अजीत सिंह की मृत्यु कैसे होती है? बोला इसका एक पुत्र था, इसका नाम था बख्त सिंह। बोला बख्त सिंह के द्वारा अपने ही पिता को मार दिया जाता है। और इधर अजीत सिंह के दो पुत्र, एक बख्त सिंह और एक अभय सिंह, ये आपस में लड़ रहे हैं। बाद में कहते हैं अभय सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद अभय सिंह का पुत्र होता है राम सिंह। तो राम सिंह और बख्त सिंह आपस में लड़ रहे होते हैं। कहते हैं कि अजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है ठीक है बख्त सिंह को मतलब पितृहंता का दर्जा दे दिया गया। तो उसके बाद कहते हैं सामंत नाराज हो गए, सामंतों ने नाराज होकर बख्त सिंह को जो है राज्य से बाहर निकाल दिया, और इस बख्त सिंह जाके नागौर का शासक बन गया। इधर अभय सिंह जोधपुर का शासक बन जाता है। किंतु इनके बीच में
फिर भी ये चलता है, ठीक है, कि मैं शासक बनूंगा। और अभय सिंह की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसका पुत्र राम सिंह शासक बनता है। तो कहते हैं बाद में बख्तर सिंह और राम सिंह के बीच में युद्ध होता है। तो आपस में कलह चल रही थी पूरे राजस्थान में। इधर हरि सिंह रतन सिंह लड़ रहे थे, इधर अगर मामला बात की जाए तो इधर, ठीक है, आपके जयपुर सवाई जय सिंह के बाद ईश्वरी सिंह और ईश्वरी सिंह के बाद माधो सिंह, ये दो पुत्र इसके, ये आपस में लड़ रहे हैं। इधर, ठीक है, दलेल सिंह और इधर दलेल सिंह के साथ उमेद सिंह लड़ रहा है। तो कुल मिला के पूरा राजस्थान जो है उस समय उत्तराधिकारी संघर्ष की चपेट में आ चुका था, पूरा राजस्थान। ठीक है, एक बार फिर देख लो आप, देखो यहां जयपुर, और जयपुर का उस समय शासक था सवाई जयसिंह, और सवाई जयसिंह के दो पुत्र रहे, एक पुत्र ईश्वरी सिंह और एक था माधो सिंह। यहां मुख्य विवाद क्या था? बोले मुख्य विवाद था देबारी समझौता। और देबारी समझौता कब हुआ? 1708 में। उसके तहत शासक बनना था माधो सिंह, लेकिन बना किसको दिया? ईश्वरी सिंह। तो आपस में युद्ध चल रहा था इनके बीच में। ठीक है, इधर बूंदी का शासक बुद्ध सिंह, और बुद्ध सिंह का एक तो गोद लिया हुआ पुत्र था। ठीक है, तो गोद लिया किसको? तो बोला करवड़ के जागीरदार दलेल सिंह को। और इधर एक और अगर देखा जाए तो पुत्र उमेद सिंह, इन दोनों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था। इधर मेवाड़ में आए तो इधर मेवाड़ में बोले राज सिंह के दो पुत्र हुए। बोले एक तो हरि सिंह और एक रतन सिंह। इधर मामला चल रहा था। इधर मारवाड़, और मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह। अजीत सिंह की मृत्यु हो गई, बख्तर सिंह ने मार दिया, तो अभय सिंह जोधपुर का शासक बन गया, नागौर का शासक बख्तर सिंह बन गया। इनके बीच में उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था, किंतु अभय सिंह की मृत्यु के बाद राम सिंह शासक बन गया, तो इन दोनों के बीच में चलने लग गया उत्तराधिकारी युद्ध। मतलब पूरा राजस्थान जो है वो उत्तराधिकारी संघर्ष की चपेट में आ चुका था। और इससे पहले 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हमने एक उत्तराधिकारी युद्ध पढ़ा, बोला कौन सा? जाजू का युद्ध, मुअज्जम और आजम के बीच में। उस समय सवाई जयसिंह और विजय सिंह के बीच में भी चला उत्तराधिकारी युद्ध। कहीं ना कहीं पूरा राजस्थान इसकी चपेट में आ चुका था। और उस समय सर्वोच्च सत्ता जो थी वो मराठा थी। हर किसी को ये लग रहा था, ठीक है, कि यार बूंदी में मराठों ने प्रवेश किया और उसके बाद सवाई जयसिंह की हार हुई, क्योंकि सबसे बड़ा मुख्य कर्ता धर्ता ये सवाई जयसिंह ही था। यहां उत्तराधिकारी संघर्ष इसी के कारण चालू हुआ, यहां उत्तराधिकारी संघर्ष इसी के कारण चालू हुआ। तो सबसे बड़ा कर्ता धर्ता कौन था? सवाई जयसिंह था। इसी के निर्णय आगे लेकर, ठीक है, उत्तराधिकारी संघर्ष के कारण बने। इसी के कारण मराठों का प्रवेश हुआ राजस्थान में, क्योंकि बूंदी विवाद अगर बढ़ता ही नहीं तो मराठे कभी आते ही नहीं। अब मराठे पहली बार राजस्थान में आए, और राजस्थान में आके इन्होंने राजस्थान की स्थिति को देखा कि यार ये तो आपस में लड़ रहे हैं। बोला हमारे पास अच्छा मौका है कि हम किसी का अगर साथ देंगे तो इसके बदले में हमको क्या देंगे? धन देंगे, और ये धन हम उनसे जिंदगी भर लेंगे। और ये जिंदगी भर धन लेने वाला कार्यक्रम क्या था? बोला वही था चौथ। बोले जितनी आय हो रही है उसका 25% या चौथा हिस्सा, ठीक है, 25% या फिर चौथा हिस्सा दे दो, खेल खत्म। नहीं दोगे तो हम भी युद्ध करेंगे तुमसे। सवाई जयसिंह ने ऐसा नहीं है कि पिलसूत के युद्ध में जैसे हरा दिया था एक बार तो फर्रुख शेर की सहायता से मराठों को, तो सवाई जयसिंह के दिमाग में आएगा यार हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन इस बीच में कहते हैं कि सवाई जयसिंह दो युद्ध लड़ता है। एक तो लड़ता है 1734 में मंदसौर का युद्ध, लगभग 33-34 का होता है, ठीक है, लगभग 1733 और 34 में युद्ध लड़ता है मंदसौर का युद्ध। और एक युद्ध लड़ता है
1734 में रामपुरा का युद्ध, ये 1734-35 होता है लगभग। इन दोनों ही युद्ध में सवाई जयसिंह को आपके हार का सामना करना पड़ता है। मराठों ने सवाई जयसिंह को पराजित कर दिया दोनों ही युद्ध में। हालांकि यहां से क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है, एक बार आपके पिलसुत का युद्ध जरूर पूछ लिया गया है कि कब हुआ, ठीक है, तो थोड़ा सा याद रख लेना, 1715 में हुआ। इन दोनों युद्ध में सवाई जयसिंह को हार का सामना करना पड़ता है। सवाई जयसिंह को पता पड़ गया कि अब अपनी दाल गलने वाली नहीं है। इसी कारण मराठों से परेशान होकर सबसे पहले तो मराठों पे नजर रखने के लिए ये नाहरगढ़ दुर्ग बनवाता है जयपुर में, ठीक है, 1734 में। जयपुर की आंख कहा जाता है इसे, कि भाई मराठे आ तो नहीं रहे, इस पे खड़े होकर देखा जा सकता था। तो मराठों पे नजर रखने के लिए नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया सवाई जयसिंह के द्वारा। इसी बीच, ठीक है, ये सारे शासक मराठों से परेशान हो चुके थे, क्योंकि मराठों को तो एक ही काम था कि बोले हम आपके साथ हैं, बोले किसको जिताना है ये बताओ हमको, तो बोले ठीक है हम आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले में हमें क्या चाहिए, धन। बोले धन नहीं दोगे तो चौथ तो हम लेंगे ही लेंगे। बोले आय का 25% हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। और मराठे इसके साथ साथ आंतरिक हस्तक्षेप भी करने लग गए कि किसको शासक बनाना है और किसको शासक नहीं बनाना है। तो आंतरिक हस्तक्षेप भी चालू हो गया। जिससे एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताने का प्रयास करता हूं मैं। इधर स्थिति ये थी, बूंदी में कि भाई शासक किसे बनाना है, तो बोला शासक किसे बनाना है, बोले या तो बनाना है उमेद सिंह को और या बनाना है दलेल सिंह को। बोले यहां, बोले जयपुर में स्थिति, बोले जयपुर में तो या तो शासक बनाओ ईश्वरी सिंह को और या फिर बनाओ किसे, माधो सिंह को। इधर अगर बात की जाए आपके मेवाड़ में, ठीक है, तो अरिजीत सिंह और रतन सिंह का मामला चल ही रहा था। सवाई जयसिंह और पूरे राजस्थान के जितने भी राजपूत राजा थे इनसे परेशान हो चुके थे मराठों से, क्योंकि ये तो किसी भी क्षेत्र पे आक्रमण कर रहे थे और वहां से जाके लूटमार कर रहे थे, धन वसूल रहे थे, और नहीं तो चौथ तो देना ही पड़ेगा, अपनी आय का 25% हिस्सा देना पड़ेगा। पूरे राजपूत राजा परेशान हो गए। और इसी बीच सवाई जयसिंह और उदयपुर के शासक, मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह, जोधपुर के शासक आपके अभय सिंह, नागौर के शासक भक्त सिंह, करौली के शासक गोपाल सिंह, किशनगढ़ के शासक राज सिंह, आपके कोटा के शासक दुर्जन साल, और बूंदी में दुलाल सिंह या दलेल सिंह, दुलाल ने दलेल सिंह, इन सभी के मध्य में एक वार्तालाप होती है, किसको लेकर, मराठों को लेकर, कि यार मराठे बहुत परेशान कर रहे हैं। बोला करे क्या, तो बोले जितने भी राजपूत राजा है ना वो सारे के सारे क्या हो जाओ, एक हो जाओ मराठों के विरुद्ध। और इसके लिए 17/7/1734 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका नाम था हुरडा सम्मेलन। और हुरडा सम्मेलन जो आयोजित हुआ वो कहाँ हुआ, तो याद रखना ये आयोजित हुआ भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में एक स्थान पड़ता हुरडा, वहां पे सारे शासक इकट्ठे हुए और इसका अध्यक्षता करने वाला कौन था, संग्राम सिंह। ये घोषित कर दिया गया, लेकिन संग्राम सिंह बीच में ही क्या हो जाता है, मर जाता है। और इसका पुत्र जगत सिंह
सेकंड जो है बाद में इसी हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। ये सारे शासक पहुंचते हैं, सबने साइन वाइन सब कर दिए कि हाँ हम जो है मराठों के खिलाफ अब एक हैं। फिर बाद में निर्णय लिया गया कि मराठों के विरुद्ध हम नीति बनाएंगे। बोला कब बनाएंगे? बोला जब दूसरा सम्मेलन करेंगे। बोला दूसरा सम्मेलन कहां करेंगे? बोला रामपुरा आगूचा में करेंगे, रामपुरा आगूचा में करेंगे, भीलवाड़ा में। बोला कब करेंगे? बोला वर्षा ऋतु के बाद करेंगे। तो वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा आगूचा में ये दूसरा सम्मेलन आयोजित होगा। ये तय करके सब चले गए। अब रामपुरा आगूचा में सम्मेलन की बारी आई। कहते हैं जब सम्मेलन की बारी कोई पहुंचा ही नहीं। इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि इधर अगर बात की जाए अभय सिंह की तो मृत्यु हो गई थी, और इधर जो है जोधपुर का शासक कौन बन गया था? राम सिंह। बोला इनमें आपस में कलह चल रही थी। बोला क्या पता रास्ते में टिका दे, रास्ते में युद्ध हो, रास्ते में मार मुरा दे, और ये बख्त सिंह यहाँ शासक बन जाए। इनमें आपस में कलह चल रही थी, इसलिए कोई पहुंचा नहीं, और ये हुडा सम्मेलन जो है वो असफलता के साथ क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब राजस्थान के राजा देखे तो किसकी ओर देखे? कौन इसकी मदद कर सकता था? बोला कोई तो ऐसा हो जो मदद करे। मुगलों की ओर तो देखे नहीं, क्योंकि मुगल तो पहले ही कह रहे थे ना देखो हमें, हम सताए हुए हैं। उनका मामला पहले से गड़बड़ चल रहा था। ठीक है, वो तो खुद औरंगजेब की मृत्यु के बाद 40 सालों में खुद 7-8 राजा चेंज हो गए उनके। उनका तो पहले से मामला गड़बड़ चल रहा था। बोला कि हमारी तरफ तो देखना है मत, हम तो खुद मराठों से सताए हुए हैं, हम खुद परेशान हैं, तुम्हारा हम क्या करेंगे। इसी बीच जब मराठे आगमन होता मराठों का, ठीक है, तो ईश्वरी सिंह और माधव सिंह को शासक बनाने के लिए, ठीक है, मराठों ने क्या किया? ठीक है, मराठों ने इधर उमेद सिंह को अपने साथ ले लिया। इधर मेवाड़ में उस समय शासक हो गया कौन? जगत सिंह। जगत सिंह को अपने साथ ले लिया। इसके अलावा, ठीक है, अपनी खुद की सेना मराठों की। इन सभी ने संयुक्त सेनाओं ने ईश्वरी सिंह के ऊपर आक्रमण किया, और माधव सिंह भी इसके साथ शामिल था। कहते हैं मराठा होलकर ने, ठीक है, अपने साथ उमेद सिंह, इसके अलावा, ठीक है, मेवाड़ से जगत सिंह, कोटा से दुर्जन साल, इधर माधव सिंह साहब को लेकर ईश्वरी सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया। और यह आक्रमण होता है आपके 1747 में, लगभग 1 मार्च की घटना है। और युद्ध का नाम है आपके राजमहल का युद्ध। और राजमहल कहां पड़ता है? तो टोंक में पड़ता है। 1747 में राजमहल का युद्ध होता है। और इस युद्ध में एक और तो होता है ईश्वरी सिंह, और ईश्वरी सिंह का सेनापति हरगोविंद नट्टानी। ईश्वरी सिंह का सेनापति कौन था? तो हरगोविंद नट्टानी था। और दूसरी साइड खुद होलकर, होलकर के साथ उमेद सिंह, कोटा का शासक, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, जगत सिंह, खुद माधव सिंह, इन सभी की संयुक्त सेनाएं होती। किंतु इस युद्ध में ईश्वरी सिंह जो है इन सभी की संयुक्त सेना को पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद इसी युद्ध की याद में, विजय की याद में, जयपुर में ईसर लाट का निर्माण करवाता है। ईसर लाट, जिसे सरगासूली के नाम से भी जाना जाता है। इसे राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ कहा जाता है। पहला विजय स्तंभ तो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। दूसरा विजय स्तंभ कौन बनवाता है? ईसर लाट या सरगासूली कौन बनवाता है युद्ध की याद में? तो ईश्वरी सिंह बनवाता। बोला कौन से युद्ध की याद में? तो राजमहल के युद्ध की याद में। लेकिन मराठे रुके नहीं। मराठों ने इसी के कुछ समय बाद 1 अगस्त 1747 में पुनः आक्रमण कर दिया ईश्वरी सिंह के ऊपर। और यह युद्ध था बगरू का युद्ध। कौन सा युद्ध? बगरू का युद्ध।
अच्छा, क्या घटना घटित होती है? बगरू के युद्ध में ऐसा होता है, ठीक है, कि एक साइड में ईश्वरी सिंह होता है, लेकिन ईश्वरी सिंह का साथ देने जाट शासक जाट शासक सूरजमल खुद आते हैं अपनी सेना लेकर, और इधर इनकी संयुक्त सेना होती है, माधो सिंह, उमेर सिंह, कोटा के शासक, इसके अलावा जगत सिंह और खुद होलकर, इन सबकी संयुक्त सेना होती है। और संयुक्त सेना ने ईश्वरी सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया। कहते हैं संयुक्त सेना ने ईश्वरी सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया। ईश्वरी सिंह पराजित हो जाता है, अब के होलकर की विजय हो जाती है। लेकिन ईश्वरी सिंह कहते हैं हारने के बाद होलकर से एक समझौता कर लेता है, होलकर को कुछ पैसे देने का वचन देकर ये बोल देता है कि यार मेरे को शासक बने रहने दो। अब मराठों का तो उस समय उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि उन्हें क्या प्राप्त करना था, धन। बोला कैसे ही आओ, हाँ कर दी। बोला ठीक है। और माधव सिंह को ये राजमहल जो था ना, ये सेट देख के इसको मना लिया माधव सिंह को, और ईश्वरी सिंह को जयपुर का शासक बने रहने दिया। किंतु बाद में ऐसा होता है कि मराठे बार बार ईश्वरी सिंह को तंग करते हैं कि भाई पैसा चाहिए, पैसा दे, तेरे को शासक बनाया है, पैसा दे। कहते कर्ज के चक्कर में आत्महत्या कर लेता ईश्वरी सिंह। मतलब मराठों ने राजस्थान के राजपूत राजाओं की ये स्थिति कर दी कि आत्महत्या आत्महत्या जैसी घटनाएं होने लग गई। ईश्वरी सिंह आत्महत्या कर लेता है, तो कहीं ना कहीं पूरा वर्चस्व जो था वो किसका था? तो पूरा वर्चस्व जो था वो मराठों का था, पूरा का पूरा वर्चस्व। इसी बीच कहते हैं बाद में माधो सिंह वहां का शासक बन जाता है जयपुर का। अब इसी बीच क्या होता है, इसी बीच मुख्यतः 3 युद्ध होते हैं। कितने युद्ध होते हैं? 3 युद्ध। एक युद्ध होता है 1757 में, और 1757 में जो युद्ध होता है, युद्ध का नाम क्या है? तो युद्ध का नाम है आपके प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। एक युद्ध होता है आपके 1761 में, और यह है आपके पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध। और एक युद्ध जो होता है वो होता है आपके 1764 में, और इस युद्ध का नाम था बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक तो बक्सर का युद्ध हो गया, एक पानीपत का हो गया, एक प्लासी का हो गया, ठीक है। प्लासी के युद्ध की अगर बात की जाए तो प्लासी का युद्ध जो होता है वो अंग्रेज, और अंग्रेज की ओर से लड़ रहा था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और इधर बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। कहते हैं तत्कालिक कारण जो रहा इसका वो रहा काल कोठरी की घटना। काल कोठरी घटना के कारण इन दोनों में आपस में युद्ध होता है। कहते हैं इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की जो सेना है वो सिराजुद्दौला को पराजित कर देती है। सिराजुद्दौला के गर्दन काट के पूरे बंगाल में घुमाया जाता है, ऐसा कुछ कहा जाता है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव मतलब अंग्रेजों की विजय हो जाती है, ठीक है। यह पूरे भारत में अंग्रेजों की पहली विजय थी, फर्स्ट विजय थी। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, वह ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कार्यों के साथ साथ अब राजनीतिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करने लगी है, और राजनीतिक कार्य भी करने लगी। इसी राजनीतिक कार्य के तहत पहला जो इन्होंने कार्यक्रम करा वो क्या करा? प्लासी का युद्ध। और बंगाल पे अंग्रेजों का क्या हो गया? आधिपत्य स्थापित हो गया। मैंने बताया था आप लोगों को, अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो, कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई, ठीक है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक है, मुगल सत्ता समाप्त हो गई। 3 ही सत्ताएं बची थी, एक तो मराठा, एक अब्दाली और एक अंग्रेज सत्ता। ये 3 ही सर्वोच्च सत्ता थी। लेकिन मराठों ने तो अपनी विस्तार की नीति अपनाई है उत्तर भारत में, ठीक है। बोला गुजरात और मध्य प्रदेश को तो परेशान कर ही दिया, बोला अब राजस्थान की बारी है।
बोले यहाँ पे भी चौथ और स्वदेशमुखी नामक कर लगाए जाएंगे। ये राजस्थान में आए, लेकिन उससे पहले जाजों का युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो इसी बीच सवाई जय सिंह आजम का साथ देता है और विजय सिंह मुअज्जम का साथ देता है। ठीक है, विजय ये मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बनता है। विजय सिंह को ये शासक बना देता है मुअज्जम, आमिर का नाम मोमिनाबाद कर देता है। इधर से सवाई जय सिंह भगावा जाता है किसके पास, बोला है अमर सिंह के पास। और एक समझौता करता है, बोला कौन सा समझौता, देबारी समझौता 1708 में तीन लोगों के बीच में होता है। बोला अजीत सिंह, अमर सिंह और जय सिंह। बोला है तुम दोनों को पहले तुम्हारा क्षेत्र दिलवाया जाएगा, अजीत सिंह को मारवाड़ और सवाई जय सिंह को जयपुर। बोले एक शर्त मेरी भी रहेगी, बोला मेरी पुत्री है चंद्रकुवरी, बोला इसका विवाह किससे करवाया जाएगा, तो इसका विवाह किससे करवाया जाएगा, सवाई जय सिंह से, बाद में इसी का पुत्र अगला शासक बनना चाहिए, ये शर्त रखी गई। बोला ठीक है, लेकिन सवाई जय सिंह ने दगा कर दिया, यहाँ भी अपने बड़े बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह को शासक बना दिया, माधो सिंह को शासक नहीं बनाया। ठीक है, और क्या करके गया सवाई जय सिंह, तो इधर ठीक है बुद्ध सिंह और अमर कुंवरी का विवाह करवा दिया बुद्ध सिंह से। इनके एक संतान हुई भवानी, भवानी को मार दिया। फिर उसके बाद एक दलेल सिंह करवड़ का जागीरदार था, उससे अपनी पुत्री का विवाह करवा के इसे गोद दिलवा दिया। लेकिन इस बीच में उमेद सिंह हो जाता है इनके, यहाँ भी उत्तराधिकारी संघर्ष चालू हो गया। ठीक है, फिर ये संघर्ष आगे बढ़ता रहा। बोला आगे कैसे बढ़ा, तो बोला यहाँ तो अभय सिंह, राम सिंह और भक्त सिंह ये लड़ रहे थे, इधर अरिज सिंह और रतन सिंह लड़ रहे थे उत्तराधिकार के लिए, इधर दलेल सिंह और इसके साथ साथ उमेद सिंह लड़ रहा था, और इधर ईश्वरी सिंह और माधो सिंह लड़ रहे थे। ठीक है, मराठों को मौका मिल गया, मराठे राजस्थान में प्रवेश करते बूंदी विवाद के कारण पहली बार, सबको परेशान करके रख दिया। मराठों से परेशान होकर ठीक है एक सम्मेलन आयोजित हुआ, बोला कौन सा, हुडा सम्मेलन, सारे राजपूत राजा एक हुए। इसमें ठीक है अध्यक्षता करने वाला पहले मेवाड़ का संग्राम सिंह था, बाद में ठीक है अध्यक्षता किसने करी, जगत सिंह सेकंड ने करी मेवाड़ के। बोले अन्य और कौन कौन शामिल हुए, तो जयपुर से सवाई जय सिंह शामिल हुआ। ठीक है, जोधपुर से अभय सिंह शामिल, नागौर से बख्त सिंह शामिल, आपके करौली से गोपाल सिंह, किशनगढ़ से राज सिंह, कोटा से दुर्जन साल और बूंदी से दलेल सिंह शामिल हुए। ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के। लेकिन बाद में कहते हैं कि ये भी असफलता के साथ समाप्त हो गया। ठीक है, क्योंकि रामपुरा अगुचा में मामला बैठा नहीं इनका, वर्षा ऋतु के बाद वहां कोई आया नहीं। अब ये देखे तो किस साइड में देखे, मराठों से दुखी होकर। मुगल तो पहले हाथ जोड़ के खड़े थे कि हमें ना देखो, हम तो खुद सताए हुए हैं, उनका मामला पहले गड़बड़ चल रहा था। इसके बाद में ठीक है ईश्वरी सिंह, माधो सिंह और इनकी सेनाओं के बीच में होलकर की सेनाओं को लेकर युद्ध भी होता है इन दोनों के कारण। ठीक है, बोला दोनों के कारण युद्ध होता है, और युद्ध के अंदर क्या होता है, ठीक है सबसे पहला युद्ध होता है राजमहल का युद्ध, जिसमें हरगोविंद नट्टानी की सहायता से ईश्वरी सिंह विजय हो जाता है। मराठा, माधो सिंह, आपके उमेद सिंह की सेना, ठीक है इधर जगत सिंह की सेना, इन सबकी संयुक्त सेना को पराजित कर देता है ईश्वरी सिंह। ये रुकते नहीं है मराठे, वापस से एक और आक्रमण करते हैं, आपके बगरू में करते हैं। और बगरू में ठीक है इस बार ईश्वरी सिंह की सहायता करने के लिए खुद सूरजमल जाट आता है, किंतु इस बार इन सभी की संयुक्त सेना से यह हार जाता है। लेकिन कुछ पैसा धन देने के कारण होलकर जो ये कह देता कि भाई तू ही बन शासक, तो ईश्वरी सिंह को शासक बने रहने देते हैं, जबकि राजमहल नामक जो जागीर है वो किसको, माधो सिंह को दे देते हैं। इधर अंततः है ठीक है जाते जाते मराठे जो है उमेद सिंह को शासक बना देते हैं। इधर अंततः है जाते जाते उमेद सिंह को शासक बना दिया जाता है। तो कुल मिला के ये कार्यक्रम चलता ही रहा। इसके बाद ठीक है तीन महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं। बोले एक तो होता है प्लासी का युद्ध, बोला प्लासी का युद्ध, बोला अंग्रेजों की पहली विजय होती है, तो भारत में ठीक है अंग्रेजों की विजय ने ठीक है अंग्रेजी सर्वोच्चता या स्वतंत्रता की नींव डाल दी थी। सेकंड युद्ध होता है पानीपत का युद्ध, बोला पानीपत का युद्ध जो होता है वो किस किस के बीच में होता है, तो ये मराठा मराठा सदाशिव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच में होता है। भयंकर युद्ध होता है, कहते हैं कि अब तक का सबसे विनाशकारी युद्ध था।
बहुत ही खतरनाक युद्ध होता है। इस युद्ध में कहते हैं कि अहमद शाह अब्दाली की सेना क्या हो जाती है, विजय हो जाती है, मराठा पराजित हो जाते हैं। किंतु कहते हैं इस युद्ध का फायदा इन दोनों को नहीं हुआ, इस युद्ध का फायदा सबसे ज्यादा हुआ अंग्रेजों को, क्योंकि जो सर्वोच्च सत्ता थी, पहले तीन थी, इन तीन में से ये दो लड़ लिए आपस में, तो ये जो सर्वोच्च सत्ताएं थी दोनों, ये आपस में लड़के खत्म हो गई। कहते हैं इसके बाद, इस पानीपत के युद्ध के बाद कभी भी मराठा और अब्दाली की सेना उठ ही नहीं पाई, ये सर्वोच्च सत्ता इनकी समाप्त हो गई। और सबसे ज्यादा फायदा हुआ अंग्रेजों को, आपस में लड़के फायदा किसने प्राप्त कर लिया, अंग्रेजों ने। ये कभी नहीं उठ पाए। इसके बाद सबसे विनाशकारी युद्ध की श्रेणी में आता है पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर उसके बाद होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध बोले एक और तो होता है अंग्रेजी सेना, और अंग्रेजी सेना की ओर से मेजर मुनरो लड़ रहा होता है, और दूसरी ओर बोले तीन लोगों की संयुक्त सेना होती है। बोले एक तो मुगल शाह आलम द्वितीय, बोला मुगलों के बाद बोला एक थे आपके अवध के शुजा उद्दौला, और एक आपके बंगाल के मीर कासिम। इन तीनों की संयुक्त सेना, और उधर अंग्रेजों की सेना का मुख्य कर्ता रहता मेजर मुनरो। इनके बीच में घमासान युद्ध होता है, ठीक है, और इस युद्ध में मेजर मुनरो की सेना ने इन तीनों को परास्त कर दिया। अब बंगाल पे भी किसका अधिकार, अंग्रेजों का, अवध पे भी अंग्रेजों का, खासकर मुगल वाले क्षेत्र में भी अंग्रेजों का। कहते हैं इसके साथ ही लगभग भारत के 60 से 70% हिस्से पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। किसका आधिपत्य हो गया, अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। तो मतलब कुल मिला के धीरे धीरे अंग्रेज बढ़ने लगे, व्यापार करने के उद्देश्य से आए। पहली बार राजनीतिक हस्तक्षेप किया 1757 में, युद्ध जीत गए, और उसके बाद बक्सर के युद्ध और इधर पानीपत के युद्ध में अंग्रेज नहीं लड़े, लेकिन फायदा अंग्रेजों को हुआ। अब इस बीच में होता क्या है, इस बीच में कहते हैं जयपुर का शासक जो है वो सवाई प्रताप सिंह बन जाता है। इन्हें भी महाराणा कुंभा की तरह कलम व कटार का धनी कहा जाता है, सवाई प्रताप सिंह को भी। जोधपुर का शासक विजय सिंह बन जाता है, जोधपुर का शासक विजय सिंह बन जाता है। कहते हैं कि ईश्वरी सिंह की मृत्यु के बाद इनको तो धन चाहिए था, अब धन लावे कहां से, देवे कहां से, ये प्रताप सिंह से भी धन लेने गए। तो कहते हैं प्रताप सिंह की सेना और विजय सिंह की सेना, इन दोनों की संयुक्त सेना ने, ठीक है, एक युद्ध हुआ, युद्ध का नाम है 1787 का, ठीक है, युद्ध का नाम है टुंगा का युद्ध। कौन सा युद्ध, टुंगा का युद्ध। हालांकि ऐसा नहीं कि सवाई प्रताप सिंह ने अंग्रेजों से कांटेक्ट नहीं किया, सवाई प्रताप सिंह से पहले, ठीक है, 1776 में पृथ्वी सिंह था शासक। वो कहते हैं कि पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजों से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की थी, ठीक है, कि तुम हमारी क्या करो, मराठों के खिलाफ सहायता करो। लेकिन कहते हैं कि आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था प्रथम, ठीक है, और फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से लेकर 1782 तक। कहते हैं इस युद्ध में, ठीक है, माधवराव सेकंड जो होते हैं वो मराठा की ओर से लड़ते हैं, पराजित हो जाते हैं। पराजित होने के बाद इनके बीच में एक संधि हो जाती है, इसका नाम है सालबाई की संधि, सालबाई की संधि। तो आंग्ल और मराठा, अंग्रेज और मराठों के बीच में संधि हुई हुई थी। इधर 1781 में खुद विजय सिंह भी पत्र लिखते हैं अंग्रेजों को कि भाई मराठों से हमारी रक्षा करो, ये मराठे बार बार आके, ठीक है, हमारे से धन लूट रहे हैं, क्योंकि पानीपत के तृतीय युद्ध में अपना बहुत कुछ गवा चुके थे ये। अगर इनको वापस से मजबूत बनना है मराठों को, तो जाहिर सी बात है ये परेशान करके धन लूटेंगे।
तो इधर सवाई प्रताप सिंह से पहले पृथ्वी सिंह परेशान हो रहा था, तो इसने 1786 में, ठीक है, अंग्रेजों से संधि करने की योजना बनाई। इधर, ठीक है, विजय सिंह ने बनाई, किंतु अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मराठों से पहले संधि हो गई थी इनकी, सालाबाई की संधि। ये अपने, ठीक है, संबंध थोड़ी खराब करेंगे। मराठे इनको परेशान करने लग गए। और कहते हैं बाद में सवाई प्रताप सिंह को परेशान करा, विजय सिंह को परेशान करा। बोले सवाई प्रताप सिंह और विजय सिंह दोनों की संयुक्त सेना ने, ठीक है, तुंगा का युद्ध हुआ। महादजी सिंधिया, महादजी महादजी सिंधिया और महादजी सिंधिया और इन दोनों की संयुक्त सेना के बीच में, कहते हैं दोनों की संयुक्त सेना ने, ठीक है, तुंगा के युद्ध में, ठीक है, महादजी सिंधिया की सेना को परास्त कर दिया। मराठे परास्त हो गए। महादजी सिंधिया के दिमाग में आ गया कि इन दोनों से बदला तो लेना ही है। बोले ऐसे नहीं लेना है, बोला अब क्या अलग अलग लेना है। बोले अलग अलग कैसे लेना है? तो 1790 में वापस से महादजी सिंधिया की जो सेना है वो, ठीक है, आक्रमण करती है सवाई प्रताप सिंह के ऊपर, और इनके बीच में वापस एक युद्ध होता है। युद्ध का नाम है पाटन का युद्ध। कौन सा युद्ध? पाटन का युद्ध, जयपुर में, ठीक है। और इस समय कहते हैं महादजी सिंधिया जो था उसका एक सेनापति था, और उसके सेनापति का नाम था डिगबोई, ठीक है। कहते हैं डिगबोई सेना लेके आता है, प्रताप सिंह को यहां परास्त करता है, जबकि 1790 में ही, ठीक है, डांगावास के युद्ध में, डांगावास के युद्ध में या डंका के युद्ध में, ठीक है, विजय सिंह की सेना को परास्त करता है। बोले परास्त करता का नाम क्या है? डिगबोई। कहते बाद में डिगबोई की मृत्यु भी हो जाती है। इस डिगबोई की छतरी जो है वो मेड़ता में स्थित है, नागौर मेड़ता में स्थित है, ये भी पूछा जाता है। तो ये महादजी सिंधिया का सेनापति था। बोले कैसा सेनापति? फ्रेंच फ्रांसीसी सेनापति था। तो कहते हैं कि ये भी परेशान हो ही रहे थे, ठीक है। पहले तो तुंगा का युद्ध हुआ 1787 में, जब इन दोनों की संयुक्त सेना ने महादजी सिंधिया की सेना को परास्त कर दिया। बोले कोई बात नहीं। बाद में इन्होंने अलग अलग बदला लिया डिगबोई को भेजकर, ठीक है। यहाँ पाटन के युद्ध में सवाई प्रताप सिंह को परास्त किया, जबकि 1790 में विजय सिंह को डांगावास के युद्ध में परास्त किया। तो युद्ध तो रेगुलर चल रहे थे, ऐसा नहीं कि युद्ध चालू नहीं हुए, रेगुलर युद्ध चल रहे थे। और मराठों ने काफी परेशान करके रख दिया, बहुत ही ज्यादा। इसी बीच एक घटना घटित होती है 1798 में। एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली जो है वो भारत गवर्नर जनरल बन के आते हैं। वेलेजली भारत में गवर्नर जनरल बन के आते हैं, और भारत में गवर्नर जनरल बन के आने के बाद, ठीक है, इनके द्वारा, वेलेजली के द्वारा एक सहायक संधि का प्रस्ताव रखा जाता है। किसका प्रस्ताव रखा जाता है? सहायक संधियों का प्रस्ताव रखा जाता है। बोले क्या थी सहायक संधियों का प्रस्ताव? क्या था? बोले ये था कि बोले जो भी हमसे संधि करेगा, बोले हम आपस में कैसा व्यवहार रखेंगे? बोले मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। जो भी हमसे संधि करेगा हम आपस में मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। बोला सेकंड खास विशेषता क्या है? बोला तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन, ठीक है, और हमारा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन होगा। बोला हम आपकी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। बोला इसके लिए, रक्षा करने के लिए एक तो हम सैनिक टुकड़ी स्थापित करेंगे, और सेकंड एक रेजिमेंट को आपके क्षेत्र में रखेंगे, ठीक है, अर्थात पॉलिटिकल एजेंट को रखेंगे। बोले ये सैनिक टुकड़ी और रेजिमेंट जो आपके क्षेत्र में होंगे, बोले इनका सबका खर्च जो है वो कौन वहन करेगा? तो खर्च जो वहन करेगा वो राजा करेगा, जिस राजा से संधि हो रही है। बोले इसके अलावा हमारा जो रेजिमेंट रहेगा, पॉलिटिकल एजेंट, वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बोले इसके अलावा, ठीक है, तुम्हारा किसी से युद्ध हो रहा है, तुम्हारा किसी से विवाद है, तुम किसी से संधि कर रहे हो,
समझौता कर रहे हो तो हम क्या करेंगे, मध्यस्थता करेंगे, हम बीच में रहेंगे, हमारे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बोला हमसे मध्यस्थता करनी ही पड़ेगी। इस प्रकार से कुछ सहायक संधियों का प्रस्ताव लाया जाता है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1798 में। और पहली रियासत जो संधि करती है लॉर्ड वेलेजली से, उसका नाम है हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम के द्वारा पहली बार सहायक संधि की जाती है। हैदराबाद के निजाम के द्वारा पहली बार सहायक संधि की जाती है। अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा है उसको एक बार कन्वर्ट करते हैं छोटे से में। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कि एक कारण है, बोला कारण क्या है, बोला एक कारण है सहायक संधियां। बोला सहायक संधियों के कारण भी 1857 की क्रांति हुई, ये इसका दूसरा कारण था। बोला खास विशेषता क्या है, तो हमने इससे पहले देखा कि 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु। बोला 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, ठीक है, इनके बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष स्टार्ट होता है। बोला कौन सा, बोला जाजों का युद्ध। ठीक है, जाजों का युद्ध दो लोगों के बीच में होता है, एक तो बोला मुअज्जम के बीच में होता है और एक होता है आजम के बीच में। विजय कौन हो जाता है, मुअज्जम हो जाता है, आजम हार जाता है। इस कारण से ठीक है, मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बनता है और सवाई जयसिंह को गद्दी से हटाकर पदच्युत करके, ठीक है, विजय सिंह को क्या बना देता है, शासक बना देता है। और साथ ही यह भी ध्यान रखना, आमेर का नाम परिवर्तित करके मोमिनाबाद कर देता है। क्या कर देता है, मोमिनाबाद। पहली स्थिति तो ये जिसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। बोला सेकंड स्थिति क्या थी, बोला इसके बाद सवाई जयसिंह भगावा जाता है। बोला किसके पास भगावा जाता है, सवाई जयसिंह भगावा जाता है अमर सिंह के पास। किसके पास जाता है, अमर सिंह, जो कि मेवाड़ के शासक थे। बोला अमर सिंह के साथ अजीत सिंह और सवाई जयसिंह, बोला इन तीनों के बीच में एक समझौता होता है, समझौते का नाम है देबारी समझौता 1708। बोला देबारी समझौता होता है 1708 में। बोला इस समझौते के तहत, ठीक है, सवाई जयसिंह को जयपुर दिला दिया जाता है, ठीक है, इधर अजीत सिंह को मारवाड़ दिला दिया जाता है, तीनों की संयुक्त सेना पराजित करके, विजय सिंह को और मुअज्जम को। कहते हैं इसके बाद, ठीक है, एक शर्त रखी जाती है कि भाई अमर सिंह का जो, ठीक है, पुत्री है, उस पुत्री का नाम है आपके चंद्रकुवरी। बोले चंद्रकुवरी का विवाह किससे करवाया जाएगा, तो चंद्रकुवरी का विवाह करवाया जाएगा किससे, सवाई जयसिंह से। बोले इससे जो संतान उत्पन्न होगी वही अगला उत्तराधिकारी बनेगा। तो उत्तराधिकारी बनना कौन था, बोला उत्तराधिकारी बनना था माधो सिंह, लेकिन बन कौन गया, ईश्वरी सिंह। इसी सवाई जयसिंह के कारण एक विवाद और होता है। बोला कौन सा विवाद, बोला बूंदी विवाद। बोला बूंदी विवाद में क्या होता है, बोला बूंदी विवाद में, ठीक है, बुद्ध सिंह को गद्दी से हटाकर, ठीक है, दलेल सिंह को गद्दी पे बैठा दिया जाता है, ठीक है, अमर कुंवरी भगी हुई जाती है। बोला किसके पास जाती है, अमर कुंवरी भगी हुई जाती है, ठीक है, होलकर के पास। और 1729 में पहली बार राजस्थान में मराठा प्रवेश करते हैं। हालांकि इससे पहले 1715 में पिलसुत के युद्ध में, कौन से युद्ध में, पिलसुत के युद्ध में, ठीक है, फरुख सियर और सवाई जयसिंह की संयुक्त सेना मराठों को परास्त कर चुकी थी, ये विजय हो गए थे। पहली बार मराठे आते हैं, तो मराठे जैसे ही आते हैं तो आके क्या देखते हैं, बोला मेवाड़ में तो आपस में कौन लड़ रहे हैं, बोला मेवाड़ में आपस में लड़ रहे हैं हरि सिंह, राज सिंह के पुत्र, और इधर रतन सिंह लड़ रहे हैं। बोले मारवाड़ में कौन लड़ रहे हैं, तो मारवाड़ में, ठीक है, अजीत सिंह का पुत्र अभय सिंह का पुत्र राम सिंह और इनके साथ साथ भक्त सिंह लड़ रहे हैं। बोला मारवाड़ के बाद, बोला जयपुर में भी कोई लड़ रहे हैं क्या, बोला हाँ जयपुर में भी लड़ रहे हैं। बोला कौन, बोला एक तो ईश्वरी सिंह लड़ रहा है
और इसके साथ साथ माधो सिंह लड़ रहा है। ठीक है, बोला है क्या बूंदी में भी कोई लड़ रहे हैं क्या? बोला हाँ बूंदी में तो तुम ही आए हो। ठीक है, तो एक तो दलेल सिंह लड़ रहा है और एक आपके उमेद सिंह जो कि बुद्ध सिंह और अमर कुंवरी का पुत्र था, ये आपस में लड़ रहे थे। इनके बीच में मामला चल रहा था। मौका मिल गया मराठों को हस्तक्षेप करने का सभी जगह, धन लूटने का, धन बनाने का, पैसा बनाने का। ठीक है, इधर उमेद सिंह को इसने साथ ले लिया, इधर माधो सिंह को साथ ले लिया इसने। ठीक है, इनमें तो होलकर वोलकर सिंधिया सबने ही मामला हस्तक्षेप करा था, तब जाके लास्ट में बख्तर सिंह शासक बन जाता है इधर। ठीक है, बाद में मेवाड़ का शासक जो है वो जगत सिंह बन जाता है। ठीक है, जगत सिंह को साथ ले लेता है। ठीक है, इनकी संयुक्त सेना ईश्वरी सिंह के ऊपर आक्रमण करती है। एक युद्ध होता है, बोला कौन सा? बोला राजमहल का युद्ध, और एक युद्ध होता है बगरू का युद्ध। बोला दोनों ही युद्ध बोला 1747 में होते हैं। 1747 में होते हैं। बोला राजमहल का युद्ध तो ईश्वरी सिंह जीत जाता है, इस सलाट का निर्माण करवा देता है सरगासुली, जिसे विजय स्तंभ कहा जाता है दूसरा राजस्थान का। लेकिन सेकेंड युद्ध जो होता है बगरू का युद्ध, इसमें परास्त हो जाता है। लेकिन कुछ पैसे के बदले में ईश्वरी सिंह को तो यहीं का शासक बनाए रखते हैं, माधो सिंह को राजमहल का क्षेत्र दे देते हैं, जबकि उमेर सिंह को यहाँ पे दलेल सिंह को गद्दी से हटाकर उमेर सिंह को बूंदी का शासक बना देते हैं। इससे पहले ठीक है, इन सभी शासकों को लेकर एक सम्मेलन भी हुआ था 1734 को। सम्मेलन कौन सा? बोला हुड्डा सम्मेलन। बोला हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी? तो हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला तो संग्राम सिंह सेकंड था, लेकिन करी किसने? बोला जगत सिंह सेकंड ने करी। तो अध्यक्षता किसने करी? जगत सिंह सेकंड ने करी। ठीक है, बोला शामिल कौन कौन हुए? बोला अभय सिंह शामिल हुआ, भक्त सिंह शामिल हुआ इधर से। ठीक है, जयपुर से सवाई जयसिंह शामिल हुआ था। ठीक है, इधर जगत सिंह शामिल हुआ था। ठीक है, किशनगढ़ का राज सिंह शामिल हुआ था। ठीक है, करौली का गोपाल सिंह शामिल हुआ था। ठीक है, इधर दलेल सिंह शामिल हुआ था बूंदी से। कोटा से दुर्जन साल शामिल हुआ था। ये सारे शामिल हुए, किंतु ठीक है ये भी असफल हो गया सम्मेलन भी। मुगलों की ओर देखा नहीं जा सकता था, जाए तो कहाँ जाए। ठीक है, मराठों से परेशान चल ही रहे थे। इस बीच में ठीक है मैंने बताया था 3 युद्ध और हो जाते हैं। बोले कौन सा? बोले 1757 में तो हो जाता है प्लासी का युद्ध। 1757 में हो जाता है प्लासी का युद्ध। ठीक है, 1761 में हो जाता है पानीपत का तृतीय युद्ध, और 1764 में हो जाता है बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध तो बोला रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। बोला कौन सी घटना के कारण? बोला कालकोट की घटना के कारण सिराजुद्दौला परास्त हो जाता है, बंगाल पे अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है रॉबर्ट क्लाइव का। पानीपत का तृतीय युद्ध बोला एक तो मराठों के बीच में होता है, सदाशिव बहु लड़ते हैं, और एक अब्दाली की सेना लड़ती है। भयंकर युद्ध होता है, भारत का सबसे विनाशकारी युद्ध होता है। लेकिन इसका फायदा किसको प्राप्त? जीत तो अब्दाली जाता है, मराठे हार जाते हैं, लेकिन फायदा किसको मिल जाता है? फायदा इसका मिल जाता है अंग्रेजों को। दोनों सत्ता आपस में लड़के खत्म हो जाती है। इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ये अंग्रेज के मेजर मुनरो, अंग्रेजों की ओर से मेजर मुनरो, और इधर मुगल ठीक है शाह आलम द्वितीय, अवध के शासक, और बंगाल के मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, इन तीनों की संयुक्त सेनाएं होती है। इनके बीच में युद्ध होता है, मेजर मुनरो की सेना विजय हो जाती है। भारत के लगभग 60 से 70% भाग पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, मराठे हार गए, लेकिन वापस से उठने का प्रयास कर रहे थे। वापस से उठने का प्रयास कर रहे थे तो ये राजस्थान की ओर आए। राजस्थान में उस समय शासक जयपुर का था सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, हालांकि इससे पहले जो शासक था वो पृथ्वी सिंह था। और जोधपुर का जो शासक था वो विजय सिंह था। जोधपुर का शासक कौन था? विजय सिंह। इस बीच में ठीक है एक युद्ध और होता है। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, मराठा पराजित हो जाते हैं, आंग्ल जीत जाते हैं। इन दोनों के बीच में वापस से एक संधि होती है, बोला सालाबाई की संधि।
ठीक है, सालाबाई की संधि हो जाती है दोनों के बीच में, लगभग 1782 की घटना है ये। कहते हैं इधर विजय सिंह 1781 में और सबसे पहले 1776 में पृथ्वी सिंह जयपुर से, ठीक है, अंग्रेजों से पत्र व्यवहार भी करते हैं और मिलते भी हैं। बोले कि आप जो है हमारी सहायता करो। बोले किससे सहायता करो? बोला मराठों से सहायता करो, मराठों हमको पराजित कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, हमारा क्षेत्र पूरा परेशान है। बोला आपको जो चाहिए हम दे देंगे। बोला नहीं भैया, हम अभी शांत बैठे क्योंकि हमारी संधि हो चुकी है मराठों से, हम हमारे संबंध जो खराब नहीं करना चाहते हैं। इधर सवाई प्रताप सिंह से वापस पैसा मांगने आए मराठा, और अब के युद्ध होता है, युद्ध का नाम होता है तुंगा का युद्ध, ठीक है, और ये होता है 1787 में। तुंगा के युद्ध में सवाई प्रताप सिंह का साथ देता है विजय सिंह, ठीक है, और ये महादजी सिंधिया की सेना को पराजित कर देते हैं, सिंधिया को पराजित कर देते हैं। कहते हैं इसके बाद बोले सिंधिया की सेना जब पराजित हो जाती है तो महादजी सिंधिया अलग अलग बदला लेते हैं, ठीक है। पाटन के युद्ध में 1790 में सवाई प्रताप सिंह को पराजित करता है। महादजी सिंधिया का एक सेनापति होता है, उसका नाम होता है डिगबोई, ठीक है, और ठीक है डांगावास के युद्ध में 1790 में किसको परास्त करता है? विजय सिंह को परास्त करता है। डिगबोई की छतरी कहाँ है? तो मेड़ता नागौर में स्थित है। यहां तक मामला हो गया। फिर उसके बाद 1798 में, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बनकर आते हैं, ठीक है, और अपने साथ एक प्रस्ताव लेके आते हैं। बोले कौन सा प्रस्ताव? सहायक संधियों का प्रस्ताव। बोले इनका मानना था कि क्यों ना देसी रियासतों को भी अंग्रेजों की राजनीतिक परिधि में शामिल किया जाए, राजनीतिक परिधि में शामिल किया जाए। तो देशी रियासतों को अंग्रेजों की राजनीतिक परिधि में शामिल करने के उद्देश्य से, ठीक है, सहायक संधियों का प्रस्ताव लेके आते हैं लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। पहली संधि कौन करता है? तो बोला हैदराबाद का निजाम करता है, हैदराबाद का निजाम करता है। बोला कब करता है? तो 1798 में ही करता है, ठीक है। बोले क्या क्या खास विशेषता थी इस संधि की? बोले एक तो एक दूसरे से हम कैसे व्यवहार रखेंगे? बोले मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। सेकंड, बोला हमारा दुश्मन भी तुम्हारा, तुम्हारा दुश्मन भी हमारा दुश्मन रहेगा, ठीक है। बोले हम तुम्हारी क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। बोले इसके बदले में, बोले एक तो हम सैन्य टुकड़ी रखेंगे और एक पॉलिटिकल एजेंट रखेंगे, लेकिन ये पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बोला एक काम जरूर आपको करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले इन दोनों का खर्च वहन जो है, ठीक है, वो रियासत को करना होगा। इस प्रकार से, ठीक है, सहायक संधियों का प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने योग्य बात है। आगे चलते हैं। वापस से आंग्ल और मराठों के बीच में युद्ध होता है 1803 में, ठीक है। एक आंग्ल युद्ध होता है, ठीक है, आंग्ल और मराठों का युद्ध, ठीक है। मराठों की ओर से दौलत राव सिंधिया और अंग्रेज, इन दोनों के बीच में 1803 में युद्ध होता है। युद्ध का नाम है आपके लसवाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध? लसवाड़ी का युद्ध। और इस लसवाड़ी के युद्ध में अंग्रेजों की सहायता अलवर के शासक बख्तावर सिंह के द्वारा की जाती है, जबकि भरतपुर के शासक रंजीत सिंह के द्वारा की जाती है। तो मतलब रंजीत सिंह भरतपुर से और बख्तावर सिंह अलवर से, ठीक है, लसवाड़ी के युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करते हैं और दौलत राम सिंधिया जो है यहाँ पे परास्त हो जाता है। परास्त हो जाता है तो वापस से ये सुरजी अर्जन गांव की संधि करते हैं, सुरजी अर्जन गांव की संधि करते हैं। बोले कब करते हैं? बोले 1803 में। यह ऐसा मौका मिला राजपूत राजाओं को कि मराठों को एक ही बंदे संभाल सकते हैं, बोला अंग्रेज। बोला अभी भी लसवाड़ी के युद्ध में परास्त कर दिया और इससे पहले आंग्ल मराठा युद्ध पहले में भी इनको परास्त कर दिया, मजबूरन इनको संधि करनी पड़ी। हालांकि उस समय, ठीक है, 1776 में पृथ्वी सिंह
और 1781 में विजय सिंह ने संधि करने का प्रस्ताव रखा था, किंतु अंग्रेज ने मना कर दिया। बोला प्रस्ताव बाद में कौन लेके आए? बोला है लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए, और हैदराबाद के निजामों ने ठीक है ये संधि भी कर ली। कहते हैं ठीक है सहायक संधियों के तहत पहली जो संधि की जाती है, ये लसवाड़ी का युद्ध जो है राजपूत राजाओं के लिए एक प्रकार से प्रशंसा वाला युद्ध था। बोला मराठों को तो ये संभाल सकते अब, इसलिए हमें अंग्रेजों से क्या कर लेनी चाहिए? संधि कर लेनी चाहिए। सबसे पहले जो संधि की थी वो भरतपुर रियासत ने करी थी। बोला भरतपुर में से किसने करी? तो रंजीत सिंह ने करी। तो राजस्थान में 1803 में, और लगभग ये घटना है 29 सितंबर की, तो 29 सितंबर 1803 में राजस्थान की ओर से रंजीत सिंह ने वेलेस्ली से संधि कर ली। तो राजस्थान की ओर से संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? भरतपुर रियासत। हालांकि ठीक है ये संधि ज्यादा समय चली नहीं। 1804 के करीब ठीक है यशवंत राव होलकर को कहते हैं रंजीत सिंह के द्वारा शरण दे दी जाती है। अब अंग्रेज बोलते कि यार हमारी तो संधि हुई है, तो तू एक काम कर यशवंत राव होलकर को हमें दे दे। रंजीत सिंह ने बोल दिया ना मैं नहीं दूंगा। बोले तुमने मुझे 4 परगने दिए थे संधि करने के बाद, अगला व्यक्ति मुझे 8 परगने दे रहा है, मैं नहीं दूंगा तुम्हें। तो कहते हैं लॉर्ड लेक के द्वारा ये संधि तोड़ दी जाती है, और रंजीत सिंह ने तोड़ दी थी हालांकि संधि तो ठीक है। तो कहते हैं ये संधि तोड़ दी जाती है, और तोड़ने के बाद लॉर्ड लेक जो है वो 5 बार भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग पर भयंकर आक्रमण करता है, खतरनाक ठीक है, लेकिन जीत नहीं पाता है भरतपुर को, लोहागढ़ दुर्ग को जीत नहीं पाता है। बाद में कहते हैं कि रंजीत सिंह और लॉर्ड लेक इनके बीच में वापस से संधि हो जाती है, और अब ये संधि होती है 1805 में। इसे अपमानजनक संधि के नाम से भी जाना जाता है, अपमानजनक संधि। मजबूरन रंजीत सिंह को वापस से संधि करनी पड़ती है, ये मान ही नहीं रहते ठीक है, तो इसलिए इसे अपमानजनक संधि के नाम से भी जाना जाता है। वापस मजबूरन 1805 में संधि करते हैं। इस बार ठीक है रंजीत सिंह को क्षतिपूर्ति के रूप में 20 लाख रुपए देने पड़ते हैं अंग्रेजों को। इधर ठीक है ये भरतपुर की रियासत ठीक है उसमें बिना सीमा में परिवर्तन करके ठीक है वापस से किसको लौटा देते हैं? रंजीत सिंह को लौटा देते हैं, डिग सेते भी लौटा देते हैं। ये थोड़ा सा समझना। तो मतलब भरतपुर से संधि 2 बार हुई है, सहायक संधि। पहले 1803 में हुई, लेकिन रंजीत सिंह ने यशवंत राव होलकर को शरण देके ये संधि तोड़ दी। इसी बीच 5 बार लॉर्ड लेक आक्रमण कर देता है रंजीत सिंह के ऊपर, और लॉर्ड लेक जब रंजीत सिंह के ऊपर आक्रमण करता है भयंकर युद्ध होता है, लेकिन लॉर्ड लेक कभी जीत नहीं पाता है। मजबूरन ठीक है रंजीत सिंह को संधि करनी पड़ती है वापस से 1805 में। इसे अपमानजनक संधि के नाम से जाना जाता है। सत्यपूर्ति के रूप में रंजीत सिंह को अंग्रेजों को 20 लाख रुपए देने पड़ते हैं, और बिना सीमा में परिवर्तन करते हुए भरतपुर क्षेत्र वापस से किसको लौटा दिया जाता है? रंजीत सिंह को, और इसके साथ साथ डिग सेट लौटा दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो कुल मिला के 1803 में संधि हुई भरतपुर से, और भरतपुर पहली रियासत थी। फिर इसके बाद इसी भरतपुर रियासत ने 1805 में भी संधि करी। 1803 में एक और रियासत थी जिसने संधि करी, बोला कौन सी? बोला अलवर रियासत। बोला अलवर रियासत ने 14 नवंबर 1803 में संधि करी थी, और अलवर की ओर से संधि करने वाले व्यक्ति का नाम था बख्तावर सिंह। अलवर की ओर से संधि करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? बख्तावर सिंह। तो बख्तावर सिंह ने अलवर रियासत से संधि कर ली, अलवर रियासत की ओर से अंग्रेजों से संधि कर ली। कहते हैं कि अलवर पहली रियासत थी जिसने विस्तार रूप से संधि करी, विस्तार रूप से संधि करी, अर्थात रक्षात्मक एवं आक्रामक संधि करी। रक्षात्मक और आक्रामक संधि करने के कारण अलवर रियासत को खिराज से मुक्त कर दिया गया। किससे मुक्त कर दिया गया? खिराज से, कि कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, हम ठीक है अलवर की ऐसे ही सहायता करेंगे, क्योंकि पहली रियासत थी ऐसे संधि करने वाली। तो आपके क्वेश्चंस बनता है कि रक्षात्मक व आक्रामक संधि किसने करी? तो याद रखना अलवर रियासत ने करी थी, और अलवर से किसने करी? तो बख्तावर सिंह ने करी।
ये कब करी? 14 नवंबर 1803 में करी। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। 12 दिसंबर 1803 में जयपुर रियासत के द्वारा संधि कर ली जाती है, सहायक संधि। 22 दिसंबर 1803 में जोधपुर रियासत के द्वारा संधि कर ली जाती है, सहायक संधि, ठीक है। और लगभग 29 जनवरी 1804 में धौलपुर के कीर्ति सिंह या कीरत सिंह, दोनों नाम आते हैं, इन लोगों के द्वारा संधि कर ली जाती है। तो कुल मिला के सहायक संधियां कितनी रियासतों ने करी थी? तो देखो, भरतपुर ने करी थी, अलवर ने करी थी, जयपुर ने करी, जोधपुर ने करी और धौलपुर ने, 5 रियासतों ने संधि करी। लेकिन होता क्या है, होता ऐसे कि जैसे जयपुर की अगर बात की जाए, ठीक है, तो कहते हैं बार्लो जब गवर्नर जनरल बन के आता है तो कहते हैं कि जयपुर रियासत से जो संधि करी थी उसे समाप्त कर देता है। इधर, ठीक है, मान सिंह जो कि जोधपुर के शासक होते हैं, ठीक है, ये संधि को समाप्त कर देते हैं। तो मतलब फिर बाद में कहते हैं कि सहायक संधि करने वाली कितनी रियासतें रह गई? 3 रियासतें रह गई। बोले 3 रियासत कौन सी थी? बोला भरतपुर, अलवर और धौलपुर। धौलपुर में कीरत सिंह, ठीक है, अलवर में बख्तावर सिंह और भरतपुर में रंजीत सिंह। इसने 2 बार करी, बोला 1805 में भी, 1803 में भी। बोले किसके कारण हुआ था मामला? यशवंतराव होलकर के कारण हुआ था। ये आपके सहायक संधियां समाप्त। इसके बाद एक कारण जो रहा तीसरा, वो कारण रहा आपके अधीनस्थ, आश्रित या फिर पार्थक्य संधि, ठीक है, पार्थक्य संधियां, ये एक ही नाम है। इसी को, ठीक है, अधीनस्थ संधि भी कहा गया, आश्रित संधि भी कहा गया और पार्थक्य संधि भी कहा गया, ठीक है। बोले ये संधि किसने करी? बोले ये संधि जो की गई वो 1818 में की गई और ये संधियां की गई लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। ये संधियां किसके द्वारा की गई? लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा की गई। लॉर्ड हेस्टिंग का ये मानना था, ठीक है, कि भाई जो सहायक संधियां थी, बोले सहायक संधियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सहायक संधियों का मुख्य उद्देश्य था कि देशी रियासत जो थी, उन देशी रियासतों को अंग्रेजों की राजनीतिक परिधि में शामिल करना था। लॉर्ड हेस्टिंग इससे थोड़ा सा आगे की सोच के आए। इन्होंने बोला कि यार अंग्रेजी रियासत को हम राजनीतिक परिधि में शामिल तो करेंगे ही, लेकिन बोले इसके साथ साथ हमारा और मामला रहेगा। बोला क्या रहेगा? बोले देखो, एक तो अंग्रेजी रियासत को हम राजनीतिक प्रतिनिधि में शामिल करेंगे तो राजाओं को हम क्या देंगे? राजाओं को अंग्रेजी संरक्षण मिल जाएगा। राजाओं को अंग्रेजी संरक्षण मिल जाएगा तो, ठीक है, जो मराठा थे, बोले वो जो मराठा थे और मराठों के साथ साथ जो पिंडारी, जिनसे ये लोग परेशान थे, राजपूत राजा, बोले ये दोनों जो अतिक्रमण कर रहे थे संसाधनों का, वो अतिक्रमण किससे प्राप्त हो जाएगा? अब अंग्रेजों को प्राप्त हो जाएगा। बोला हम संधि करेंगे, बोले लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। बोला संधि के बदले में तुम्हें हमें कुछ देना पड़ेगा। बोला क्या देना पड़ेगा? बोला खिराज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? खिराज। बोला खिराज क्या होगा? तो बोला खिराज जो ये चौथ लेते थे ना मराठा, 25%, 1/4। बोला तुम ये मराठों को चौथ दे रहे थे, बोला इतना ही, 25% चौथ को आधार मानकर, बोले इतना ही तुम हमें पैसा दे देना तो हम तुम्हारी क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। मतलब कुल मिला के हेस्टिंग का यह मानना था कि जो पैसा, जो संसाधन मराठा और पिंडारी ले जा रहे थे, बोला मराठा और पिंडारी से छुटकारा मिल ही जाएगा इन लोगों को। बोले जो ये संसाधन है इसे हम हमारे काम में लगाएंगे। और सारी की सारी जितनी भी देशी रियासत थी, ठीक है, वो किसके अधीन आ जाएगी? तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ जाएगी। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ जाएगी तो क्या होगा? बोला है व्यापार और वाणिज्य में सफलता प्राप्त होगी।
बोले उस क्षेत्र में बहुत अच्छे से व्यापार और वाणिज्य किया जा सकेगा। इन सभी उद्देश्यों को लेकर लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा 1818 में ठीक एक संधियों का प्रस्ताव लाया गया, जिसे अधीनस्थ, आश्रित या फिर पार्थक्य संधि के नाम से जाना गया। और सबसे इंपॉर्टेंट खास विशेषता यह है कि लॉर्ड हेस्टिंग की ओर से राजस्थान में राजाओं के द्वारा ये संधि किसने करी? तो याद रखना, लॉर्ड हेस्टिंग की ओर से राजस्थान में राजाओं से जो संधि की गई वो किसके द्वारा की गई? तो याद रखना, मेटकॉफ के द्वारा की गई। ये क्वेश्चन आ चुका है। जबकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 3 ऐसी रियासत थी, अर्थात वागड़ क्षेत्र, वागड़ प्रदेश बोल दो या वागड़ क्षेत्र बोल दो, ये 3 ऐसी रियासत थी। इन 3 रियासतों से जो संधि की गई वो याद रखना मेलकम के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? मेलकम के द्वारा की गई। तो देखो, राजस्थान की सभी रियासतों ने लगभग अंग्रेजों से संधि की है। अधीनस्थ या फिर आश्रित या पार्थक्य संधि, सिर्फ 3 रियासत को छोड़ दिया जाए। बोला 3 रियासत कौन कौन सी है? तो बोला एक रियासत तो आपके कौन सी है? एक रियासत हो गई आपके अलवर, एक हो गई भरतपुर और एक हो गया आपके धौलपुर। इन 3 रियासतों को छोड़ दो तो सभी रियासतों ने ये संधि, वो 3 रियासतों ने सहायक संधि की प्रथा को ही माना है। पहला तो ये, ठीक है। सेकंड, संधि की किसके द्वारा की गई? बोले मेटकॉफ अंग्रेज अधिकारी के द्वारा राजाओं से लेके आया लॉर्ड हेस्टिंग, लेकिन राजस्थान में करी किसने? मेटकॉफ ने। लेकिन इन 3 रियासतों से किसने करी? तो मेलकम ने की है। ये क्वेश्चन तो आ चुका है आपके, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया, इसका मेरे को अंदाजा नहीं है, मेरे हिसाब से ये अभी तक आया नहीं है, लेकिन हो सकता आ जाएगा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से किसने करी? तो मेलकम ने करी है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखने योग्य बात है। सबसे पहले संधि किसने करी? सबसे पहले संधि करने वाली रियासत का नाम है करौली। देखो, सहायक संधि करने वाली रियासत तो थी भरतपुर, लेकिन पहली रक्षात्मक और आक्रात्मक संधि अलवर और धौलपुर। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, वो सहायक संधियों की बात है। लेकिन अधीनस्थ, आश्रित या पार्थक्य संधि की अगर बात की जाए तो पहली रियासत करौली थी, जिसने 1917 में ही संधि कर ली। दूसरी रियासत थी आपके टोक, और तीसरी, नहीं शायद दूसरी रियासत, हाँ टोक, और तीसरी रियासत थी आपकी कोटा। इन्होंने भी 1817 में ही संधि की है। तो 3 ऐसी रियासत थी जिन्होंने 1817 में संधि कर ली थी। कोटा से अगर बात की जाए, करौली से अगर बात की जाए तो हरबख्श पाल सिंह ने संधि करी है। टोक से आमिर खान पिंडारी ने संधि की है, और ठीक है, कोटा से मेहराब उम्मेद सिंह के द्वारा संधि की गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने योग्य बात है। सबसे अंतिम संधि किसने करी है? तो आपको बताना है सिरोही ने। सिरोही ने लगभग 1823 में संधि करी है। ठीक है, डेट भी पूछ ले तो 11 सितंबर याद रख लेना। ठीक है, और सिरोही की ओर से शिव सिंह ने करी है। सिरोही की ओर से किसने करी है? तो शिव सिंह ने करी है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, कि शुरुआत में, ठीक है, ये जो संधियां की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो करौली में हरबख्श पाल सिंह के द्वारा, टोक में आमिर खान पिंडारी के द्वारा, कोटा में उम्मेद सिंह के द्वारा, जबकि सिरोही में शिव सिंह के द्वारा की गई थी। सिरोही में किसके द्वारा की गई थी? शिव सिंह के द्वारा की गई थी। तो ये हमारी साथियों अधीनस्थ और पार्थक्य संधियां समाप्त होती है, और आगे जो हम पढ़ेंगे अन्य कारण वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। धन्यवाद।